नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय लगातार करवा रहे विकास कार्य। ट्रांजेक्शन प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन, विधायक ने ट्रांसजेंडरों से करवाया भूमि पूजन। धमतरी में जिला पंचायत की सामान्य सभा की हुई बैठक। शिक्षा, स्वास्थ्य और अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे को उठाया। मामले में जल्दी निस्तारण करने की कही बात। धमतरी में स्वच्छता दीदियों को 3 महीने से नहीं मिल रही वेतन। स्वच्छता दीदियों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्रकार से लगाई गुहार। वेतन भुगतान की कर रही है मांग। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन भजन गायक लखवीर सिंह लखा और बाबा हंसराज रघुवंशी रहे मौजूद। गायकों ने मोहा दर्शकों का मन। और बस्तर को 2 हॉकी खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन। ग्वालियर में होगी राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता। 8 जून से 12 जून तक होगा आयोजन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस पर बस्तर का फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 2018 के बस्तर के नतीजे याद दिला रहे हैं। 15 साल तक जनता बस्तर का जो शोषण हुआ है, बस्तर की जनता नक्सलवाद और सुरक्षा बलों के बीच पिस रही थी। वहीं कांग्रेस का कहना था कि बस्तर बीजेपी मुक्त था। आने वाले चुनाव में भी बस्तर बीजेपी मुक्त ही रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने 2018 में नकारा था। उसका बड़ा कारण यह था कि बस्तर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शोषण किया, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। बस्तर का आम आदमी सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के 2 पार्टों में पिस रहा था। उनके वन अधिकार पट्टों को लंबित किया गया, उनके रोजी रोटी के साधन को छीना गया, उनको जबरिया जेलों में ठूसा गया। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया। हम बस्तर के लोगों ने 2018 में जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, हमारी सरकार ने उस भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि हम बस्तर में 2 उपचुनाव जीते। बस्तर के सारे हम नगरीय निकाय चुनाव जीते और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त था और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त है। जब तक श्री अजीत जोगी थे, तब तक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस एक राजनीतिक दल था। श्री अजीत जोगी जी के दिवंगत होने के बाद और अनेक नेताओं के छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छोड़ने के बाद वो कुछ लोगों का गिरोह बन गया है। वहीं रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय लगातार अपने विधानसभा में सभी वर्गों के प्रति समानता का भाव रखकर विकास कार्यों को कराने में प्रयासरत है। इसी कड़ी में उन्होंने पश्चिम विधानसभा के संत रविदास वार्ड के अंतर्गत सरोना में ट्रांसजेंडर समूह के हित में उनके निवास के पास प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहां पर उपस्थित ट्रांसजेंडरों के हाथों से करवाया। इसी के साथ विधायक ने कहा कि सभी वर्गों की तरह अब इस समुदाय को भी कौशल विकास प्रशिक्षण लेने की कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं शिवपुरी नगर पालिका ने अपने 4 पानी के टैंकर चोरी होने का मामला दर्ज कराया है, जबकि सूत्रों के अनुसार पानी के टैंकर कोरोना काल यानी कि 2 साल पहले से ही गायब हैं, जिनके चोरी होने की रिपोर्ट अब दर्ज कराई गई है। जबकि चर्चा तो ये है कि नगर पालिका के ये सभी जिम्मेदारों को पता है कि टैंकर कहां है और कैसे है ये चोरी करके ले जाए गए हैं, या जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण वापस नहीं मिल सके। फिलहाल कोतवाली पुलिस एसडीओपी खुद मामले की जांच कर रहे हैं, पहुंचे हैं। कोतवाली में टैंकरों की चोरी के संबंध में केस रजिस्टर्ड है, जिसमें 4 टैंकर नगर पालिका से चोरी गए। उसकी जांच के संबंध में हम लोग यहाँ आए। सर, कहीं जांच में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो बताएंगे। कितने टैंकरों का मामला है? 4 टैंकरों का मामला है। 4 टैंकर चोरी है। हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने विधायक निधि से 14 टैंकर दिए थे नगर पालिका को, जिसमें से 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए हैं।
अभी हमको टैंकरों की जरूरत पड़ी तो हमने टैंकर देखे तो हमारे 4 टैंकर नहीं थी। यहाँ कर्मचारियों से पता चला तो बोले कि 2 टैंकर पहले चले गए थे चोरी और 2 टैंकर अभी 2 महीने पहले चोरी गए। ऐसे करके 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। हम लोगों ने इसकी सूचना पहले क्यों दी? हम लोगों ने पुलिस में जब आवेदन दिया कि हमारे 4 टैंकर चोरी चले गए, उसी की जांच करने के लिए पुलिस वाले यहाँ आए हैं और अब पुलिस जैसे भी पता लगाए। पिछले दिनों मंत्री जी आई थी यहाँ पे जी, यशोधरा जी आई थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग पता लगा रहे हैं या फिर मैं 1 घंटे अगर रुक जाऊंगी तो मैं आपको नाम बता दूंगी। तो जब वो ये बात कह रही है तो क्या आपको नहीं जानकारी कौन के पास में टैंकर? वो हमारी महाराज हैं और उनके अनुभव जितने हो सकते हैं उतने मेरे नहीं हो सकते। सूत्र ज्यादा मजबूत है? उनके सूत्र बहुत मजबूत हैं। अच्छा, हाँ। खबर रायगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा और बाबा हंसराज रघुवंशी के गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दोनों कलाकारों ने भजन के माध्यम से श्री राम की कहानी की सुमधुर प्रस्तुत की और साथ ही साथ इस दौरान पूरा रामलीला मैदान भगवान श्री राम के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। वहीं भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने श्रोताओं से कहा कि प्रभु श्री राम सबको साथ लेकर चलें, आप मेरे साथ दें और राम का नाम लें। उनकी अपील पर दर्शकों ने श्री राम का जयघोष किया। वहीं लखा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने यह भव्य आयोजन करके संस्कृति को जोड़ने का काम किया है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। महोत्सव के आयोजन से पूरा रायगढ़ शहर राममय हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 जून से 12 जून तक 66वीं राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें बस्तर के 2 खिलाड़ी लता बघेल और उमेश बघेल का भी चयन हुआ है। बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों को हॉकी कोच और शिक्षक नीरज कुंजाम ने प्रशिक्षित किया है। प्रतियोगिता का कोचिंग कैंप जिला दुर्ग में 4 से 6 जून तक लगाया जा रहा है। खिलाड़ियों के चयन पर क्षेत्र के विधायक सह लकेश्वर बघेल, जनपद सदस्य वैद्यनाथ मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी अरुण दीपकन समेत कई लोगों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जिला पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन किया। बता दें कि बिलासपुर रोड स्थित चंदाई में पार्टी कार्यालय के लिए चयनित भूमि पर उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरे वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है। किसी भी पार्टी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक कार्यालय का होना आवश्यक है, ताकि कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के साथ साथ आम लोगों के सुख दुख को भी सुन सके। उन्होंने कहा कि जिले में पार्टी कार्यालय का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है, जल्द ही कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। सारंगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का आज शुभ मुहूर्त में हम सबने भूमि पूजन किया है। एक राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी के कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है और अब आज हमने भूमि पूजन किया है। शीघ्र ही यह कार्यालय निर्मित होगा और इस नए जिले में पार्टी का काम सुव्यवस्थित रूप से संचालन हो सकेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उधर सागर में ओबीसी वर्ग के छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार का घेराव किया है और छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के साथ आम आदमी के प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर स्वदेव श्रीवास्तव के नेतृत्व में रैली निकाली गई। वहीं रैली निकालते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को राज्यपाल और सीएम के नाम मांग के पत्र भी सौंपा गया है। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।
साथ ही प्रदेश सरकार को ओबीसी और SC/ST विरोधी करार दिया। वहीं छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशानी से प्रभावित छात्रों के हितों के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर आमरण अनशन करने की भी चेतावनी छात्रों ने दी है। एक तरफ शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में लोक लुभावनी योजना लेकर आ रहे हैं, लाडली बहना योजना। उनको अपनी बहनों की तो चिंता है, लेकिन जो भांजे भांजी हैं, जो BSc, MSc, BA, MA कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। पूरा 1 साल हो गया OBC के लोगों की छात्रवृत्ति शिवराज सरकार नहीं दे पाई। अपने आप को वो OBC का नेता बोलते हैं, अपने आप को वो OBC का मुख्यमंत्री बोलते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री OBC हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री OBC हो, उन छात्र छात्राओं को बड़ी धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कौन सी राजनीति है? आप लाडली बहना नहीं, जीजा योजना चलाओ, लेकिन कम से कम बच्चों की स्कॉलरशिप का तो ध्यान रखो। ये बेचारे बच्चे अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पाते हैं। इनके माँ बाप ने सूद पर पैसा लेकर इनकी पढ़ाई करवा रहे हैं और वो ब्याज के रूप में 10,000 रुपये मिलता है, वो 10,000 वो ब्याज के रूप में दे देते हैं। तो मेरा कहना ये है शिवराज सरकार से कि आप भैया सबका ध्यान रख रहे हो, सबसे पहले इन बच्चों का जरूर ध्यान रखो। पूरा 1 साल निकल गया है, इनकी छात्रवृत्ति, इनका पोर्टल आज भी नहीं खुला। उधर धमतरी में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सवाल पूछे। बैठक में अवैध रेत उत्खनन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे छाए रहे। वहीं मनोज साक्षी के पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें इस सेशन में जिला पंचायत के द्वारा लागू किया जाएगा। यहां प्रमुखता से अवैध रेत उत्खनन का मामला उठाया गया, जिसमें संबंधित सभापति ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर लगाए गए जाने वाले के लिए विधिवत योजना बनाकर काम किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ग्रामीणों से दुर्व्यवहार का मामला भी सामने आया है, जिसके निराकरण की बात कही गई है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस से संबंधित एक मांग जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्रकार ने भी पूरी की, जिसमें अब गांव-गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त भंडार उपलब्ध होगा। जिला पंचायत की हमारी सामान्य सभा की बैठक 2 महीने के बाद आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष सभी इन सामान्य सभा में अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हैं। जिसमें एजेंडा था वन विभाग के कार्यों की समीक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड के कार्यों की समीक्षा, जिला रोजगार कार्यालय धमतरी के कार्यों की समीक्षा, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा और अन्य विषय, और साथ ही पिछले बैठक में जो कार्यवाही विवरण हुए हैं उनके पालन प्रतिवेदन पे चर्चा की गई, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो जो कार्य चल रहे हैं उसे बरसात के पहले पूर्ण कराई जाए। चाहे PMJSY सड़क की बात हो, चाहे लोक निर्माण विभाग के सड़क की बात हो, चाहे DB के सड़क की योजनाएं की बात हो, जल्द से जल्द जनता के हित में इन कार्यों को फास्ट कराकर काम को कराने के लिए जिला पंचायत की सामान्य सभा से निर्देशित किया गया। जी, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में चर्चा तो हुई है। स्वास्थ्य विभाग में अभी हमारे नगरीय क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुतायत मात्रा में कमी है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी ने स्वीकृति प्रदान करते हुए बहुत सारे डॉक्टरों की नियुक्तियां यहाँ पे की है, जिसकी कॉपी को CMHO साहब जल्दी हम लोग को प्रोवाइड करेंगे और वो आप लोग तक भी वो पहुंच जाएगा और उस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के लिए जो भटक रहे हैं उन लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। जो रेत खदान अवैध चल रहे हैं उसे बंद करने की बात भी जिला पंचायत की सदन से सम्मानित सदस्यों ने कहा है और जितनी भी डंपिंग है, कितनी डंपिंग हुई है, उनकी जानकारी भी जिला पंचायत के अधिकारी से मांगी गई है। खबर धमतरी से है, जहां साफ सफाई का जिम्मा रखने वाली स्वच्छता दीदियां अपने काम से नाखुश नजर आ रही हैं। बता दें कि स्वच्छता दीदियों को न तो सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, न ही भविष्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ। आलम यह है कि पिछले 3 महीनों से स्वच्छता दीदियों को वेतन तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर स्वच्छता दीदियां काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। इसी के साथ स्वच्छता दीदियों ने बताया कि वे रोज सुबह 7 बजे से शाम के 3-4 बजे तक कचरा कलेक्शन का कार्य करती हैं और इसके बाद उनके हाथ में महीने के अंत में मात्र 6,000 रुपए आते हैं।
वहीं अपना दुख सुनाने स्वच्छता दीदियां जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर के पास पहुंची, जहां उन्होंने मांग रखी कि उन्हें कलेक्टर स्तर पर वेतन भुगतान किया जाए और नियमित कर्मचारी का दर्जा देकर भविष्य निधि जैसी सुविधाएं भी दी जाएं। जिसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने स्वच्छता दीदियों की व्यथा सुनकर उन्हें अपना समर्थन दिया और सीएम भूपेश बघेल से उनकी व्यथा साझा करने का आश्वासन भी दिया। छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला संघ हमारी धमतरी जिले की महिलाएं जो स्वच्छता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उनकी व्यथा को मैंने यहाँ पे सुना। उन्होंने 3 मांगे मेरे समक्ष रखी है, जिसे वो मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। कलेक्टर दर पर मानदेय की राशि बढ़ाने की बात, पीएफ प्रत्येक कर्मचारी का काटना चाहिए और रविवार को अवकाश दिया जाना चाहिए। ये मांग स्वच्छता दीदी ने रखा है और इसके लिए मैंने उनकी बातों को सुना और गहराइयों के साथ सुना। हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार जो काम कर रहे हैं उसे लगातार वो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं। अगर ये स्वच्छता दीदी सम्मानित सीएम भूपेश बघेल जी के पास जाकर अपनी बातों को रखेंगे तो मैं मानता हूं कि भूपेश बघेल जी उनको निराश नहीं लौटाएंगे, क्योंकि इनका सेवा कोरोना काल के समय से ही रहा है और कोरोना काल के समय भी इन्होंने कचरा धमतरी नगर निगम का उठाया है और इनकी मांगे जायज है। इस पर मैंने अभी हमारी धमतरी स्वच्छता दीदी महिला संघ की अध्यक्ष जितेश्वरी साहू और उपाध्यक्ष नजुमुन निशा खान जी और उनकी पूरी टीम आई हुई थी, तो उनको मैंने अपने तरफ से अनुशंसा पत्र दिया है और मैं इनकी बातों को सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पास भी रखूंगा। खबर टीकमगढ़ से है, जहां बगाज माता मंदिर प्रांगण में 25 मई से रजक समाज के द्वारा भगवत करवाई जा रही है और जिसमें क्षेत्र के सभी रजक समाज ने भाग लिया। वहीं कल 2 जून को श्रीमद् भगवत कथा का हवन पूजन कर कन्या प्रतिभोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका रजक समाज जिला अध्यक्ष राजू और ऋतिक रजक की मुख्य भूमिका रही। वहीं श्रीमद् भगवत कथा में सहयोग प्रदान कर विशाल भंडारा करवाया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। उधर इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यापार व्यवसाय करने वाले 4 व्यक्तियों पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, साथ ही घायलों को अस्पताल भी ले जाया गया। वहीं घायलों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बदमाश आए दिन अवैध वसूली और गुंडागर्दी करते रहते हैं, जिसकी शिकायत कई बार वो थाने में दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बदमाश आए और विवाद कर रहे थे। फिलहाल घायलों की स्थिति पर अभी सामान्य बताई जा रही है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ये छोगालाल मार्ग जो है रानीपुरा में, यहाँ कोई गाड़ी पार्किंग की खड़ी करने की बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। तो चारों व्यक्ति को जो है अभी एमवाई इंदौर लाया है और उनका इलाज चल रहा है। और उनका जो घायल व्यक्तियों का नाम है, तो प्रथम पिता प्रथम उर्फ सोनू, राहुल पिता सुरेश, भरत पिता लालचंद, श्याम कोचले, ये लोग घायल है और इनको इलाज इनका चल रहा है। और विवाद है मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात को लेकर। ये पार्किंग नहीं है, वो किसी का मकान है। वो पूरा क्लियर जब होगा तो इसमें सामने आएगा। अब ये हमलावर बता नहीं पा रहा है, ये नाम नहीं क्लियर कर पा रहा है। वो यदि वो ये चीज बता रहा है कि 3-4 लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट का बता रहा है, तो उनका इलाज चल रहा है। तो जैसा उनके स्टेटमेंट के अनुसार जैसी कार्रवाई होगी विधि अनुसार की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के द्वारा जिला स्तर पर बनाई गई पर्यटन समिति की बैठक बिलासपुर के मंथन भवन में आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तर पर बनाई गई पर्यटन समिति का कार्य जिले में स्थित पर्यटन स्थलों का संरक्षण और संवर्धन करने पर चर्चा की गई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में कोरी डैम, खूटाघाट डैम, रतनपुर के महामाया मंदिर और विभिन्न स्थलों में चल रहे कामकाज की समीक्षा की और आगे कैसे स्थलों को विकसित किया जा सकता है उस विषय पर भी चर्चा की गई।
बता दें कि इस बैठक में होटल एसोसिएशन को भी शामिल किया गया ताकि पर्यटकों के विश्राम की समुचित व्यवस्था की जा सके। विकासखंड के ग्राम बड़े साजापाली में जिला स्तरीय जन चौपाल आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक किस्मत लाल शामिल हुए। जिला जन चौपाल कार्यक्रम में महासमुंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर, अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा, एसडीएम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जन चौपाल में विभागीय अधिकारियों ने बारी बारी से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी, उसका लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। तो वहीं कृषि विभाग के द्वारा किसानों को मिनी किट प्रदान की गई। वहीं जन चौपाल में मुख्य अतिथि विधायक नंद ने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब किसान मजदूरों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित कर रही है ताकि उनको आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साजापाली जो है महासमुंद जिले का गाँव है और मैंने कलेक्टर साहब से कहा था कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग जिला मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाते या संबंधित विभाग में नहीं पहुँच पाते, तो इसके लिए एक जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया था और पर्यावरण के संवर्धन के लिए भी आज बहुत सारे फलदार वृक्ष हितग्राहियों को बांटे गए। उसमें व्यवसायी के तहत चेक भी वितरण किया गया। इसमें बड़े सजापली हमारे जिले का अंतिम छोर का अंतिम गांव के रूप में बहुत बड़ी बस्ती है। बीच में माननीय विधायक जी से जब चर्चा हुई थी तो सुझाव प्राप्त हुआ था कि इस गांव में इस तरह का एक जन चौपाल कार्यक्रम रखना चाहिए, तो आज हमने रखा था। जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। बहुत सारे आवेदन भी प्राप्त हुए, लगभग 150 के ऊपर। उसका निराकरण किया जाएगा और कुछ खास तौर पे समस्या भी ग्रामीणों की थी, खासतौर पे बड़े साजापली में एक पुलिया के लेके या कुछ कोटवार की शिकायत को लेके, तो सभी का निराकरण जगह पे भी किया गया है और जो भी अन्य आवेदन प्राप्त है उसका भी निराकरण किया गया जाएगा। इसके साथ साथ माननीय विधायक जी के कर फलों से हमने जो अच्छे वृक्ष है उसको भी बांटा है ताकि वृक्ष संपदा बनी रहे। रायगढ़ के श्याम भक्तों ने जन सेवा का एक अनूठा तरीका अपनाया है। शहर के हृदय स्थल गांधीगंज में श्याम बाबा के भक्तों ने बीते 1 जनवरी 2023 को श्याम रसोई की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भूखे लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। अपने स्थापना काल से ही श्याम रसोई गरीब भूखों और लोगों की भूख को शांत करने का काम करते चला आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ रोजाना लगभग 300 से 400 व्यक्ति अपनी भूख मिटाते हैं। वहीं श्याम रसोई के श्याम प्रेमी संचालकों का कहना है कि जब तक श्याम बाबा की कृपा रहेगी तब तक ये श्याम रसोई निरंतर अपनी स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति करती रहेगी। बता दें कि श्याम रसोई की व्यवस्था भी अनूठी है। यहाँ भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बर्तन साफ करते हैं। श्याम भक्तों का ये सराहनीय प्रयास है, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भूख शांत होती रहती है। ये बाबा की दया से पिछले 5 माह से 1 जनवरी से आरंभ हुई है और बाबा का जब तक आशीर्वाद बना रहेगा, जब तक निःशुल्क लोगों को भोजन सेवा में की जाएगी। यहाँ पर हम सुबह शरबत पिलाते हैं, फिर भोजन कराते हैं। ये प्रयास है हर जरूरतमंद आदमी आए और बाबा का प्रसाद लेके जाए। उद्देश्य यही है कि गरीबों को भोजन मिले। बाबा के दरबार से खाली कभी कोई नहीं जाता, उनका नाम ही है लखदातार, हारे के सहारा। ये एक प्रयास है बाबा के भक्तों का कि भाई बाबा के दरबार में निरंतर ये सेवा चलती रहे। प्रेरणा हमारे और भी बाबा के जहाँ और मंदिर है, खाटू में चलता है और बहुत सारे स्थान है जहाँ पर इस तरह का भोजन के रूप में दूसरी चीजें दी जाती है। बाबा की श्री श्याम रसोई 1 जनवरी 2023 से इसकी स्थापना हुई है। ये बाबा की कृपा से यहाँ रायगढ़ में इसकी स्थापना हुई और यहीं पर इसकी शुरुआत हुई है। अपने पूरे भारतवर्ष में ऐसी और भी रसोई हैं जहाँ बाबा की रसोई के नाम से प्रख्यात चल रही है और यहाँ पर बाबा का निःशुल्क प्रसाद, जो कि यहाँ पर पहले सुबह जब रसोई बनती है और उसके बाद भगवान का भोग लगने के बाद गौ माता के लिए यहाँ पर भोग निकाला जाता है, उसके बाद जन सेवा के लिए यहाँ पर वितरण शुरुआत किया जाता है।
प्रतिदिन 250 से 300 लोग यहाँ पर भोजन की सेवा लेने आते हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज ये है कि आदमी जितने भी इच्छुक जिनके लिए भूख लगी है सभी को भोजन है, लाइन में एक कतार में लगकर सभी कोई भोजन लेते हैं और भोजन के पश्चात अपनी थाली को स्वयं धोकर रखते हैं। तो उनमें भी यह सेवा भाव आता है कि हम बाबा की रसोई में आए हैं, उनकी सेवा में है, तो हमें भी अपना काम थोड़ा स्वयं करें, तो उसमें उनके अंदर भी प्रेरणा